ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? ओके, देन नेक्स्ट डिस्कशन से पहले देखें, लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है बेसिकली वो था कि किनेजियन थॉट के मुताबिक जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की सेंस क्या है। किनेजियन थॉट के मुताबिक हमारी करंट लेवल ऑफ आउटपुट जो किसी भी इकोनॉमी का है वो फुल पोटेंशियल से कितना बिलो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर प्राइस लेवल के लिए क्या होगा। यानी प्राइस लेवल को एग्रीगेट सप्लाई इलास्टिकली रिस्पॉन्ड करेगी, मोर इलास्टिकली करेगी, लेस करेगी, या परफेक्टली इन इलास्टिक बिहेवियर होगा। तो उसमें फिर केन्स ये कहता है कि जब तक हमारा कंट्री का आउटपुट लेवल जो है वो फुल पोटेंशियल से बहुत पीछे होता है, तो क्योंकि कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो आपको एडिशनल रिसोर्सेज उसी पर यूनिट कॉस्ट पे मिल जाते हैं जिस पर यूनिट कॉस्ट पे आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। यानी प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी एवरेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। तो प्रोड्यूसर्स के लिए इस फेज में प्राइस लेवल का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना आउटपुट लेवल को चेंज करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर सकेगा। या आप इन अदर वर्ड, इसकी बल्कि ज्यादा बेहतर या रिवर्स वर्डिंग ये है कि प्राइस लेवल की इंकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट के बगैर ही प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट लेवल इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी। तो वो कौन सा फैक्टर होगा वो आज हम डिस्कस कर लेंगे कि प्रोड्यूसर्स विदाउट प्राइस इंक्रीज ही नहीं है, मार्केट में प्रोडक्ट्स आज भी उसी रेट पे बिक रही हैं, उसी प्राइस लेवल पे बिक रही हैं, तो व्हाई प्रोड्यूसर्स आर इनकरेज्ड, वो आउटपुट लेवल इंक्रीज क्यों कर देते हैं या डिक्रीज क्यों कर देते हैं, तो वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू केन के ऐसा हिस्सा जिसमें आप आउटपुट लेवल इंक्रीज करना चाहें एज ए प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री और आपको एडिशनल रिसोर्सेज सेम एवरेज कॉस्ट पे मिल जाएं, इस हिस्से को केन्स कहता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वाला हिस्सा है। परफेक्टली इलास्टिक यानी प्राइस लेवल ना भी इंक्रीज हो तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। फिर केन्स सेज दैट कि देयर इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड फेज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है कि अब एग्रीगेट सप्लाई या आउटपुट लेवल प्राइसेस को रिस्पॉन्ड करेगा, या प्राइस के इंक्रीज होने पर ही एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब आप ये भी ले सकते हैं। यहां पर हमें फिर नजर ये आता है कि इस पॉजिटिव स्लोप में शुरू में मोर इलास्टिक है, आहिस्ता आहिस्ता यूनिट इलास्टिक, फिर उसके बाद लेस इलास्टिक होता चला जा रहा है। तो ये फेज जो है एग्रीगेट सप्लाई का, ये मोर इलास्टिक से लेस या यूनिट लेस इलास्टिक की तरफ मूव करेगा। अब इस हिस्से में इस तरह क्यों है कि प्राइस लेवल इंक्रीज होने पर ही एग्रीगेट सप्लाई क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज केन सेज दैट कि अब आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती जा रही है। अभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पहुंचे, लेकिन मार्केट में लेबर शॉर्ट हो गई है, रिसोर्सेज कम है, लैंड कम मिल रही है, तो रिसोर्सेज की डिमांड उसी तरह बढ़ती जा रही है। तो लेबर का वेज रेट बढ़ेगा, कैपिटल का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, फिर लैंड का रेंट बढ़ेगा। तो अब इस फेज में प्रोड्यूसर को यह फील होगा कि अगर वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको पर यूनिट कॉस्ट पहले से ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो अगर उसकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर वो दूसरी तरफ प्राइस लेवल को भी देखता है कि अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा यानी कि मुझे अपने प्रोडक्ट की पहले से बेहतर प्राइस मिलेगी तो ठीक है, फिर आई विल इंक्रीज द आउटपुट। तो इसलिए ये हिस्सा मोर इलास्टिकली से लेकर लेस इलास्टिक तक यानी सप्लाई को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। और लास्ट फेज जब हमारा कंट्री फुल पोटेंशियल आउटपुट लेवल पे पहुंच चुका है, इस लेवल ऑफ आउटपुट पे क्योंकि कंट्री अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहा है, अब तो कंट्री में एडिशनल लेबर अवेलेबल ही नहीं है, एडिशनल लैंड ही एग्जिस्ट नहीं करती, हायरिंग करना ना करना तो दूर की बात है, आपको अवेलेबल ही नहीं है, तो ज्यादा वेज रेट या कम
का इम्पैक्ट जो है वो तो वैसे ही खत्म हो गया। तो यहां पर हमें नजर ये आएगा कि इस लेवल से आगे अगर प्राइस लेवल इंक्रीज करता है तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकेगी, यानी प्योरली परफेक्टली इनइलास्टिक बिहेवियर हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई का। ओके जी, अब इस सिचुएशन में हम नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट या क्वेश्चन जिस आप कह लें वर्डिंग में पूछा जाता है, अगेन वर्डिंग वही है, इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, बट इसके साथ अब लफ्ज लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू कनेजियन अप्रोच, या एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू कनेजियन अप्रोच, यानी कि वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन वो कह देता है नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करें, यानी कनेजियन अप्रोच की मदद से बताएं कि हमारे कंट्री का करंट आउटपुट लेवल इस साल का जीडीपी लेवल 37,000 बिलियन होगा, 38,000 बिलियन होगा, या व्हाट विल हैपन, या 30,000 बिलियन पे आ जाएगा। तो क्लासिकल अप्रोच के अगेंस्ट चलते हुए, या आप कह लें उसका जो ऑपोजिट आइडिया है एग्रीगेट सप्लाई का, केन्स का, उस सप्लाई बिहेवियर को सामने रखते हुए आप नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को एक्सप्लेन करें। ओके जी, देन केन्स ऑलरेडी एग्रीगेट सप्लाई का हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। शुरू में प्योरली हॉरिजेंटल है, फिर पॉजिटिवली स्लोप्ड फेज है, और उसके बाद जो है वो एग्रीगेट सप्लाई प्योरली वर्टिकल हो जाएगी। अब केन्स सेज दैट कि ये हमारे पॉसिबल आउटपुट लेवल्स हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या शो कर रही है कि डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे हमारी इकोनॉमी कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इनिशियल प्राइस लेवल पे 10,000 बिलियन का आउटपुट, 20,000 बिलियन का आउटपुट, 30,000, 40,000, 50,000 बिलियन एंड 60,000 बिलियन, ये हमारा फुल पोटेंशियल लेवल है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स के डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे हमारी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स कितना एग्रीगेट आउटपुट मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड और शोन बाय एग्रीगेट सप्लाई लाइन। ओके, देन अब एक्चुअली कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, केन सेज दैट कि ये हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड लेवल डिसाइड करेगा। यहां पे मेरी वर्डिंग क्लियरली नोट कर लें, केन्स के नजदीक हमारे कंट्री का नेशनल आउटपुट लेवल, करंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लेट अज्यूम Y1 होगा, Y2 होगा या Y3 होगा, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड पे। अगेन मैं वर्डिंग रिपीट कर रहा हूं, केन्स के मुताबिक हमारे कंट्री का आउटपुट लेवल फॉर एग्जांपल 20,000 बिलियन Y1 या 40,000 बिलियन Y2, कितना हमारा कंट्री टोटल नेशनल इनकम हर साल जनरेट करेगा, इसका फैसला एग्रीगेट डिमांड ने करना है। एग्रीगेट सप्लाई का रोल इसमें बहुत कम है या ना होने के बराबर है। अब यहां पे दो वर्डिंग्स नोट कर लें। इस थॉट की वजह से ही क्लासिकल थ्योरी को सप्लाई साइड थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि क्लासिकल्स नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन में एग्रीगेट सप्लाई को ज्यादा अहमियत देते हैं। उनके नजदीक हमारा करंट जीडीपी लेवल, नेशनल इनकम लेवल एग्रीगेट सप्लाई की पोजीशनिंग से एक्सप्लेन होता है, इसलिए वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन बिहेवियर डिफरेंट कर देते हैं। कनेजियंस के नजदीक केन्स सेज दैट कि हमारा करंट नेशनल इनकम लेवल कितना होगा, ये हमारे कंट्री की एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है। हाउ, फॉर एग्जांपल केन सेज दैट कि हमारा करंट एग्रीगेट डिमांड लेवल है 81, जब तक हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज नहीं करेंगे प्रोड्यूसर्स आउटपुट लेवल इंक्रीज नहीं करेंगे। केन सेज दैट कि जब कंट्री में बेताशा अनएम्प्लॉयमेंट हो तो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना ही प्रोड्यूसर्स को इनकरेज कर देगा कि वो आउटपुट लेवल को Y1 से Y2 पे ले जाए, यानी कि उनको इस फेज में इंक्रीज्ड प्राइस ना भी मिले अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि देखिए पॉइंट 1 या Y1 इक्विलिब्रियम और Y2 इक्विलिब्रियम दोनों पे आप देखें तो प्राइस लेवल तो P1 पर ही रुका हुआ है, प्राइस लेवल में तो कुछ चेंज ही नहीं आया। तो केन सेज दैट के इस फेज में जिसमें परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर है, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना ही असल में की फैक्टर है। अगर एग्रीगेट डिमांड किसी तरह से बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से हमारा नेशनल इनकम लेवल, हमारा जीडीपी लेवल, कंट्री का आउटपुट लेवल भी Y1 से Y2 पे चला जाएगा। अब देखें एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कितने हैं, 4 कंपोनेंट है मेन, C, I, G और X माइनस M।
केन्स सेज दैट कि इन कंपोनेंट्स में से आपको कोई एक, दो, तीन या सारे कंपोनेंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने का मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और राइटवर्ड शिफ्टिंग का दूसरे लफ्जों में मतलब है कि हमारा आउटपुट लेवल Y1 से Y2 पे चला जाएगा। यानी हम 20,000 बिलियन की बजाय 40,000 बिलियन का आउटपुट या जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट अंडरस्टैंड कर लें। एक्चुअली केन्स का आइडिया है 1930 का। 1930 वाज द टाइम पीरियड जिसको इकोनॉमिक्स की बुक्स में कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड आप कह लें एक तरह से, बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया वर्ल्ड वार 1 से निकली है, क्राइसिस चल रहे हैं, आधी दुनिया जंग की लपेट में थी, वर्ल्ड वार खत्म हो रही है, आप 2-4-5 साल का आप कह लें गैप है, और नए क्राइसिस शुरू हो रहे हैं, वर्ल्ड वार 2 की तरफ जो है वो वर्ल्ड मूव कर रही है। अब इस सिचुएशन में दुनिया में आप कह लें लोगों का इनकम लेवल नील है, पूरी दुनिया में जंगें लगी हुई हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही, लोग इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो एग्रीगेट डिमांड बहुत लोअर लेवल पे आ गई है। अब ग्रेट डिप्रेशन का जो 1930 का पीरियड था, क्लासिकल थ्योरी वाज नॉट वर्किंग, या आप कह लें क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक सॉल्यूशन निकलना चाहिए था। मैं 1 सेकंड के लिए आपको जो है वो पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा है वो क्लियर हो जाए कि क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो रही थी, या क्लासिकल थ्योरी में 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में जो है वो क्या एरर या प्रॉब्लम आ रहा था। उससे आपको फिर ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह का जो है वो सेटअप था। जी, द सिचुएशन वाज एक्चुअली हमें इन्फ्लेशनरी की बजाय डिफ्लेशनरी गैप की जरूरत है। ओके 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 ओके। जी, अब जो एरर था आप ये कह लें कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर पा रही, उसको जरा समझ लें। देखें 1925-26 से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। आप कह लें वर्ल्ड वार 1 के बाद लोगों की इनकम्स नहीं है, पूरी दुनिया में प्रोडक्शन रुकी हुई है, लोग इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, पैसा खर्च नहीं कर रहे। अगर मैं कमाता ही कुछ नहीं हूं तो मैं खर्च कहां से करूंगा। कंजम्पशन लेवल डाउन आ गया है, इकोनॉमी में मेरा प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो इन्वेस्टमेंट भी मैंने रोक दी है, इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं हो पा रहा कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो तो जंगों पे पैसा लगा रही हैं, असला खरीदा जा रहा है, और दूसरी तरह के एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैसे बंद हो गई है पूरी दुनिया में, ट्रैवलिंग। तो यानी कि जो चारों कंपोनेंट थे एग्रीगेट डिमांड के वो वीक होते जा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड लेवल बहुत ज्यादा गिरता चला जा रहा है। अब देखें क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होना चाहिए था जो 1930 में 1928 में नहीं हो सका। तो फिर केंद्र ने अल्टरनेटिव आइडिया दिया कि इकोनॉमी को क्राइसिस से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अब पहले फेल्यूर समझे क्लासिकल थ्योरी का। देखिए क्लासिकल थ्योरी सेज दैट कि अगर हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, लेट अज्यूम हम स्टार्ट कर लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले या आप कह ले क्राइसिस आने से पहले हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थी। क्लासिकल सेज दैट कि अगर किसी वजह से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम भी हो जाए, पूरी दुनिया में जंग लग गई है, लोगों की इनकम नहीं है, एग्रीगेट डिमांड गिरना शुरू हो गई है, तो क्लासिकल सेज दैट कि एग्रीगेट डिमांड गिरने की वजह से क्योंकि कंट्री में प्राइस लेवल कम होगा, प्राइस लेवल कम होने के साथ कंट्री का आउटपुट लेवल भी कम हो गया, इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई। जो इकोनॉमी 50,000 बिलियन का आउटपुट प्रोड्यूस करती थी वो 30 या 20,000 बिलियन का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। अब क्लासिकल इस सिचुएशन में एक्सप्लेन करते थे कि इसकी वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रिसोर्सेज सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, लैंड सस्ती मिल रही है, लेबर सस्ती मिल रही है, और ऑल दी रिवार्ड जो है वो लोअर लेवल पे आ रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना प्रोड्यूसर्स को इनकरेज करेगा, और प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट सप्लाई दोबारा इंक्रीज कर देंगे। एग्रीगेट सप्लाई दोबारा इंक्रीज करने का मतलब अगेन लैंड लेबर कैपिटल हायर हो जाएंगे और आउटपुट लेवल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और हमारी इकोनॉमी वापस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएगी। यानी कि क्लासिकल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग जो है वो समझ लें। क्लासिकल सेज दैट कि इकोनॉमी या तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही होती है या हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ मूव कर रही होती है।
यानी उनके नजदीक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि इकोनॉमी ने उस पर पहुंच ही जाना है, इन्फ्लेशनरी गैप हो या डिफ्लेशनरी गैप हो, इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाना है। और उसकी लॉजिक वो लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, प्राइस लेवल्स फॉल करेंगे, वेज रेट लेवल फॉल करेगा, और प्राइस लेवल्स और वेज रेट के गिरने की वजह से लैंड लेबर कैपिटल सस्ता हो गया, प्रोड्यूसर्स इंकरेज हुए, उन्होंने एग्रीगेट सप्लाई दोबारा इंक्रीज कर दी और आउटपुट लेवल दोबारा, तो जितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई थी वो तो दोबारा खत्म हो गई, लैंड लेबर कैपिटल दोबारा हायर हो गए, तो अगेन इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। तो क्लासिकल्स के नजदीक क्योंकि इकोनॉमी खुद को दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रिस्टोर करने की सलाहियत रखती है, तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। यही बात हमने की थी, एडम स्मिथ का आइडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमी को चलने दे खुदकार निजाम पे, प्राइस लेवल निजाम को खुद ठीक करने की सलाहियत रखता है, जब भी प्राइस लेवल गिरेगा ऑटोमेटिकली आउटपुट और बाकी चीजें जो है वो रिस्टोर हो जाएंगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आया है, 1930 क्राइसिस क्रिएट हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इकोनॉमी डाउन आ गई है, और इसके बावजूद कि इकोनॉमी का आउटपुट लेवल जो है वो डाउन आ गया है, इसके बावजूद जो है वो इकोनॉमी दोबारा रिस्टोर नहीं हो पा रही, या इन अदर वर्ड इकोनॉमी को वापस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचने के लिए जो क्लासिकल थॉट देते थे वो इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा, आउटपुट लेवल मजीद गिरता जा रहा है, नेशनल इनकम और श्रिंक होती जा रही है। तो देन इस क्राइसिस में केन्स ने आइडिया सजेस्ट किया कि एक्चुअली ये ऑटोमेटिकल रिकवरी नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी, इसके लिए हमने एक लाइन पढ़ी थी, वन सेगमेंट इज हॉरिजेंटल। केन सेज दैट कि अब इकोनॉमी फुल पोटेंशियल से इतना नीचे आ चुकी है कि इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई का फेज हॉरिजेंटल हो गया है। इसका मतलब क्या है, इंडिकेटिंग दैट प्राइसेस आर रिजिड डाउनवर्ड। इस लेवल से प्राइस लेवल मजीद नीचे नहीं जाएगा, इस लेवल से वेज रेट मजीद नीचे नहीं गिरेगा। यानी नॉर्मल हालात में दिहाड़ी का रेट 1000 रुपया था, क्राइसिस की वजह से लेबर 900, 800, 700, 600 सस्ती होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वर्कर आपको 600 पर भी मिल रहा है 5, लेकिन एक लेवल पे आके केन से लेट अज्यूम 500 रुपए दिहाड़ी पर वेज रेट रिजिड हो जाएगा। 500 दिहाड़ी से नीचे कोई काम करने को तैयार नहीं होगा, बेशक सारी पब्लिक जो है वो अनएम्प्लॉयड बैठी हो। इसी तरह से प्राइस लेवल भी एक खास लेवल पे आकर रिजिड हो जाएगा डाउनवर्ड। अब अगर प्राइस लेवल ने एक खास लेवल से नीचे नहीं जाना, रिवार्ड्स लैंड लेबर कैपिटल के रिवार्ड, रेंट, इंटरेस्ट रेट और वेज रेट ने खास लेवल से नीचे नहीं जाना, तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक खास लेवल से नीचे नहीं जाएगी। जब एक खास लेवल से नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं जाएगी तो प्रोड्यूसर इनकरेज नहीं होगा कि वो मोर लेबर हायर करे। तो केन्स सेज दैट कि हमारी इकोनॉमी में वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप अपनी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज नहीं कर लेते, वरना हमारी इकोनॉमी Y1 पे स्टक रहेगी। आप 20,000 बिलियन का ही आउटपुट प्रोड्यूस करते रहेंगे, इकोनॉमी 30,000, नेशनल इनकम बढ़ने के चांसेस ही नहीं है। और ये वाकई इन रियलिटी 2-3 साल मुसलसल आप कह लें क्लासिकल पॉलिसी पे चलने के बावजूद, सप्लाई साइड थ्योरीज यूज करने के बावजूद जो है वो नेशनल इनकम लेवल इंप्रूव नहीं हुआ। तो फिर केन्स ने अल्टरनेटिव आइडिया दिया। व्हाट वाज द आइडिया, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करें। और एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज करनी है, केन सेज दैट कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो सकती, लोग पैसा ही नहीं कमाते तो लोग खर्च कहां से करेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो सकती, लोगों का आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वही नहीं बिकता तो प्रोड्यूसर क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। नंबर 3 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर 4 X-M। केन सेज दैट पूरी दुनिया में जंग है या वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते, ये भी डिमांड क्रिएट नहीं करेगी। दी ओनली सोल्यूशन इज दैट गवर्नमेंट इंटरवीन करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू कर दे। यानी केन्स सजेस्टेड दैट कि इस तरह के क्राइसिस में जब हमारी इकोनॉमी Y1 जीडीपी लेवल पे स्टक हो गई है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी में पैसा स्पेंड करना शुरू कर देना चाहिए, गवर्नमेंट बोरो कर ले पैसा और वो बोरो करके पैसा जो है इकोनॉमी में खर्च किया जाए, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएं, स्कूल, कॉलेज, डैम्स, रोड, जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर सकते हैं, व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट का ये एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड कंट्री में इंक्रीज कर देगा। अब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से केन सेज दैट कि इवन अगर प्राइस लेवल ना भी इंक्रीज हो तो भी प्रोड्यूसर्स इनकरेज हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट। जब हमारा जीडीपी लेवल 20,000 से 30 या 40,000 बिलियन पे जाएगा तो व्हाट डज इट मीन, लोगों का इनकम लेवल बढ़ा है, कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और प्रोड्यूसर्स का आउटपुट बिक रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अनलेस गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे मार्केट में, जब तक गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन के जरिए एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज नहीं करेगी, उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी का आउटपुट लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता। ओके, ये तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू केनेजियन अप्रोच। केन्स की अप्रोच के मुताबिक नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर दें। ओके, देन केन्स ने एक रिवर्स आर्गुमेंट भी दिया है कि एक्चुअली क्लासिकल इकोनॉमी क्यों फेल हो रही है। क्लासिकल थॉट क्या है कि आप प्रोड्यूसर को सपोर्ट करें, एग्रीगेट सप्लाई को सपोर्ट करें। तो केन सेज दैट कि जब आप क्राइसिस में, इतने सीवियर जीडीपी नेशनल इनकम लेवल के डिप्रेशन में आप एग्रीगेट सप्लाई को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। रिवर्स डायग्राम भी अंडरस्टैंड कर लें। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, अगर आप इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट विल हैपन, नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा। इनिशियल सिचुएशन, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन बनी हुई है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड AD1 लेवल है, हमारी इकोनॉमी Y1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, लेट अज्यूम 20,000 बिलियन। केन सेज दैट कि अब ये क्राइसिस की सिचुएशन है, फुल पोटेंशियल से हम बहुत पीछे आउटपुट ले रहे हैं, हमारा फुल पोटेंशियल लेवल जो है वो इससे कहीं आगे है, लेट अज्यूम 60,000 बिलियन का आउटपुट है और हम सिर्फ 20,000 बिलियन का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इकोनॉमी में बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड हैं। तो केन सेज दैट कि अगर एक तो पहले ही इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्रोड्यूस होता है वो पब्लिक स्पेंड नहीं कर पा रही, डिमांड क्रिएट नहीं हो रही। अगर आप सप्लाई साइड पॉलिसी बनाएंगे, सप्लाई साइड पॉलिसी का मतलब आप प्रोड्यूसर को रिलैक्स कर दें कि आप बाहर से मशीनरी इंपोर्ट कर लें, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे दें, आप प्रोड्यूसर की फेवर में जो भी पॉलिसी बनाएंगे, केन सेज दैट उसका नतीजा क्या निकलेगा, हमारा फुल पोटेंशियल आउटपुट लेवल और आगे शिफ्ट हो जाएगा। आपने अलाउ कर दिया प्रोड्यूसर को कि आप बाहर से 1 लाख मशीनें मंगवा लें, हम आपसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। केन्स कहता है वो 1 लाख मशीन इंपोर्ट भी कर ले तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि कंट्री का पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट तो इंक्रीज हो गया। पहले कंट्री में 5 लाख मशीनें थी, 1 लाख और इंपोर्ट हो गई, अब 6 लाख मशीनें हैं, लेकिन एक्चुअली हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो हम सिर्फ 2 लाख मशीनें चला रहे हैं। क्यों 2 लाख क्यों चला रहे हैं कि कंट्री में डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की। तो केन सेज दैट कि अगर आप सप्लाई साइड पॉलिसी बनाएंगे तो कंट्री का फुल पोटेंशियल लेवल तो शिफ्ट हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन तो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल आउटपुट ऑफ द कंट्री हमारा वो अभी भी Y1 पर ही स्टक है। तो केन्स सेज दैट कि अगर आप इस तरह की क्राइसिस लाइक सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई की फेवर में कोई भी पॉलिसी मेकिंग करेंगे क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक, तो वो इकोनॉमी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सकेगी, नेशनल इनकम जीडीपी लेवल स्टिल Y1 पर ही रुका रहेगा। इसने Y1 से आगे सिर्फ एक सूरत में जाना है कि अगर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाए। तो यहां पे मेरी वर्डिंग दोबारा नोट कर लें, केन्स के नजदीक एग्रीगेट डिमांड का रोल नेशनल इनकम जीडीपी लेवल में डिसाइड करने में ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई का कम है। क्लासिकल के नजदीक एग्रीगेट सप्लाई का रोल नेशनल इनकम डिसाइड करने में ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड का कम है। अब यहां पे आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर वो शुरू करते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। जी एमन क्या क्वेश्चन है? आपका माइक नहीं अनम्यूट हो रहा भाई। सर अभी जो आपने लास्ट 2 लाइंस बोली है ना वो प्लीज रिपीट कर दें, वो डिस्टॉर्शन हो गई थी। ठीक है, देखिए केन्स सेज दैट कि अगर हमारा नेशनल इनकम लेवल जो है वो Y1 पे स्टक है और इसकी वजह इकोनॉमी में बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है,
तो इस सिचुएशन में अगर आप सप्लाई साइड की कोई पॉलिसी बनाएंगे, यानी प्रोड्यूसर्स को किसी किस्म की फेवर देने की कोशिश करेंगे कि प्रोड्यूसर के लिए इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दें, रॉ मटेरियल सस्ता कर दें प्रोड्यूसर के लिए, या प्रोड्यूसर के लिए आप टैक्सेशन में कमी कर दें, कोई भी आप सप्लाई साइड की पॉलिसी जो प्रोड्यूसर को फेवर देगी, एग्रीगेट सप्लाई को फेवर देगी, अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो इससे हमारा नेशनल इनकम लेवल, एक्चुअल इनकम लेवल इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ फुल पोटेंशियल लेवल चेंज हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन एक्चुअल नेशनल इनकम, हमारा करंट जीडीपी लेवल, वो कहता है कि वो सिर्फ इसी सूरत में चेंज होगा या इंक्रीज होगा कि जब हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड लेवल जो है वो शिफ्ट हो। इससे फिर दो वर्डिंग मैंने आपको बताई हैं कि क्लासिकल्स के नजदीक किसी भी कंट्री का करंट जीडीपी या नेशनल इनकम लेवल या नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम डिसाइड करने में एग्रीगेट सप्लाई का रोल ज्यादा है, और कनेजियन थॉट के नजदीक हमारे कंट्री का करंट नेशनल इनकम लेवल या जीडीपी लेवल क्या होगा, इसको डिसाइड करने में एग्रीगेट डिमांड का रोल ज्यादा है। तो इस सेंस में कोई एमसीक्यूज, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी इस तरह का पॉइंट आ जाए तो केन्स ऑलवेज सपोर्ट डिमांड साइड थ्योरी कि हमें एग्रीगेट डिमांड को चेंज करना चाहिए, वो खुद ब खुद नेशनल इनकम को इंक्रीज कर देगी। मोर डिमांड, प्रोड्यूसर खुद ब खुद इनकर, यानी केन्स कहता है कि अगर तो डिमांड बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ेगा, फिर तो आउटपुट बढ़ ही जाना है। इवन वो फेज जिसमें एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हॉरिजेंटल है, तो इस फेज में भी प्रोड्यूसर को इनकरेज करने के लिए एग्रीगेट डिमांड की ही जरूरत है। डिमांड बढ़ेगी, इवन सेम प्राइस पर भी बिक रहा हो तो दे विल बी रेडी टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है जी, और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? जी अरसलान, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? सर ये जो आपने अभी मतलब के एग्रीगेट सप्लाई लाइन 2 ड्रा की है सर, मतलब जी ये मतलब सप्लाई जो इंक्रीज हो सकती है, मतलब प्रोड्यूसर करते नहीं है? देखें, आप प्रोड्यूसर हैं, आपने ऑलरेडी एक फैक्ट्री लगाई हुई है, उसमें 100 मशीन्स हैं, आप करंटली मजबूरन, यानी 100 पे आप एक्चुअली फर्ज करें फुल पोटेंशियल लेवल पे अगर आप आउटपुट लें तो आप 1 लाख मीटर कपड़ा मंथली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंट्री में डिमांड बहुत कम है, आपका आउटपुट नहीं बिक रहा, तो आप करंटली Y1 पे फॉर एग्जांपल सिर्फ 20,000 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में केन्स कहता है कि अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि आपको बाहर से मशीन मंगवाने पे रायत दे दी है, और आप उस रायत का फायदा उठाते हुए बाहर से मशीनरी इंपोर्ट भी कर लें और वो मशीन इंस्टॉल भी कर लें, तो क्या आप 100 मशीनों में जो 20 और ऐड किए हैं वो रन करेंगे? वो कह रहे हैं एक्चुअल आउटपुट तो अब भी वही प्रोड्यूस हो रहा है। ओके सर, ठीक है, मतलब सर अगर वो मतलब के सप्लाई बढ़ाएंगे प्रोड्यूसर, तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली सर मतलब के मार्केट में प्राइस कम होगी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल, वो तो खैर आना ही है, लेकिन वो कहता है कि प्रोड्यूसर उस फेवर से फायदा ले भी ले तो वो आउटपुट एडिशनल प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि उसका आउटपुट तो ऑलरेडी नहीं बिक रहा, प्राइस लेवल लोएस्ट लेवल पे आके स्टक हो गया रिजर्वेशन प्राइस पे। तो इसलिए प्रोड्यूसर को इस तरह की कोई इंकरेजमेंट नहीं है कि वो आउटपुट इंक्रीज कर दे, तो इसलिए सप्लाई साइड की फेवर देने का कोई किसी किस्म का बेनिफिट नहीं होगा। ओके, थैंक यू जी तलहा, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये क्लासिकल्स वाला आइडिया जो है कि अगर हम एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें तो वो गैप कम हो जाना चाहिए, हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। सर इसमें ही मेरा क्वेश्चन है कि ये केन्स का इसका ऑपोजिट है, लेकिन अगर क्लासिकल वाला देखा जाए कि अगर हम सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाएंगे तो उसके साथ रेंट और वेजिस और इंटरेस्ट वगैरह हर चीज बढ़ेगी, तो उसके साथ खुद ब खुद तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो सर ये एक्चुअली वर्क क्यों नहीं करता? नहीं, एग्रीगेट सप्लाई जो है, देखें आप जब भी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करेंगे, केन्स का यही तो आइडिया है कि क्राइसिस में जब आप एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करने के लिए कोई फेवर देते हैं ना, तो वो फुल पोटेंशियल लेवल को इंक्रीज करता है, वो कंट्री की एक्चुअल सप्लाई को इंक्रीज नहीं करता। देखें ना, उसने कहा जी फुल पोटेंशियल लेवल F1 से F2 पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी कितनी है? वो करंट लेवल तो Y1 पे है। तो केन सेज दैट के एग्रीगेट सप्लाई की फेवर में बनने वाली कोई भी पॉलिसी फुल पोटेंशियल लेवल को जो है वो चेंज कर सकती है, लेकिन करंट आउटपुट लेवल को चेंज नहीं कर सकती। यानी आप इन दोनों लफ्जों में ये फर्क कर लें कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं।
केन्स कहता है क्राइसिस में आपने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जो प्रोड्यूसर को फेवर देगी, तो ये लेवल तो चेंज हो जाएगा कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है। यानी वो 100 कर सकता था, अब 200 कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वो कितना प्रोड्यूस करेगा, वो तो स्टिल वाइवान ही प्रोड्यूस कर रहा है। ओके सर, आगे जी अरसलान सईद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये जो हम फेवर प्रोड्यूसर को देते हैं जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो सर इंक्रीमेंट हुआ है इसकी कैपेसिटी में, इसकी वजह से वो जो कंज्यूमर्स हैं तो क्या डिमांड इस मॉडल में चेंज हो सकती है? देखिए आपने फेवर ही प्रोड्यूसर को दी है, तो कंज्यूमर कहां से डिमांड क्रिएट कर दे? आपने फेवर तो दिया प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से उन्हें दे। आप प्रोड्यूसर हैं, आप मुझे खुद बताएं, आप मशीनें 100 लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है मुस्तकबिल में आपसे मशीनें मंगवाने पे हम टैक्स नहीं लेंगे। आपकी मशीनें 100 लगी हुई हैं, सिर्फ 20 चलती हैं। क्यों 20 चलती हैं? कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से आप बाहर से न्यू मशीन्स मंगवा के और इंस्टॉल कर लेंगे, या इवन लोकल मार्केट से परचेज करके और इंस्टॉल करेंगे? सर नहीं, मैं कह रहा था कि अगर वो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है सर, अगर प्रोड्यूसर को ये लगता है कि मेरी जो या प्राइस की वजह से मेरी इस चीज की डिमांड कम है, तो शायद इसलिए अगर वो अपनी प्राइस इस हवाले से कम करता है कि अब वो चीज जो सस्ती प्रोड्यूस कर लेगा, तो क्या डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे देखें, प्राइस लेवल तो स्टक हो गया है। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब केन्स कह रहा है कि प्राइस लेवल ने अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना। कपड़ा 300 रुपए का बिकता था, कम होते होते 100 रुपए पे आके रुक गया है, अब 100 से 1 रुपया भी नीचे नहीं जाना। तो 100 रुपए तो ऑलरेडी मिनिमम प्राइस पे आ चुका है, तो फर्दर प्राइस लेवल कैसे कम होगा? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। देखिए जो चैप्टर नंबर 7 है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये नोट कर लें कि जो चीजें हमने चैप्टर नंबर 6 में एग्रीगेट डिमांड की सेंस में इन डिटेल डिस्कस की हैं, जिसमें हमारे पास मेन कंपोनेंट्स जो हैं एग्रीगेट डिमांड के वो C प्लस I प्लस G थे। अब हम यहां से ऑनवर्ड जो है इन कंपोनेंट्स की डिटेल करने जा रहे हैं। अब हम कंजम्पशन को अलहदा से डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट को अलहदा से डिस्कस करेंगे, फिर उससे अगले चैप्टर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अलहदा से डिस्कस करेंगे। इसी तरह ये गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी की डिस्कशन आ जाएगी, और फिर लास्ट चैप्टर में जाके हम X माइनस M या इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 7 जो है, यहां से ब्रेकअप शुरू हो रहा है कि हम जो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स यहां तक कंबाइनली डिस्कस कर रहे थे, हमें क्लियरली समझ आ गया। केन्स कहता है कि अगर क्राइसिस में है इकोनॉमी तो आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी ताकि कंट्री का नेशनल इनकम लेवल बढ़े। क्लासिकल्स के नजदीक गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमी जब क्राइसिस में आती है तो प्राइस लेवल्स गिरते हैं, वेज रेट गिरते हैं, इकोनॉमी दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाती है। अब ये दो अलग अलग थ्योरीज हैं। कनेजियन की थॉट क्राइसिस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, क्लासिकल्स की थॉट जो है वो नॉर्मल हालात में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, अब वो डिस्कशन हम वहां पे क्लोज कर रहे हैं। हमें ये पता चल गया कि हमारे कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो क्योंकि 1930 से ऑनवर्ड जो है वो कनेजियन थॉट को ज्यादा अहमियत दी जाती है कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, कभी कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए, कभी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए, कभी बहुत ज्यादा क्राइसिस में गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई। तो इसलिए यहां से ऑनवर्ड हम एग्रीगेट डिमांड के 4 हिस्सों को डिवाइड कर लेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर जो है उनको ब्रेक करके अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होगा कंजम्पशन, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का जो पहला मेन कंपोनेंट था हमारे पास C, उसको हम यहां पे जो है वो डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट डिमांड हम अब तक डिस्कस करते आए हैं C प्लस I, तो 7वें चैप्टर में C और I ये दोनों डिस्कस होंगे और इसके बाद फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट वगैरह। तो C सबसे पहले हम कंजम्पशन की डिस्कशन करेंगे, फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके जी, देन पहला टॉपिक हमारे पास कंजम्पशन है। 2-3 क्वेश्चन इसमें हम इन डिटेल करेंगे, एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है इसमें से। ओके जी, नंबर 1 बेसिक आइडिया, डेफिनेशन या सेंस क्या है। We will discuss all 3 variables consumption, saving and investment individually। इस चैप्टर में हम इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ कंजम्पशन क्या है, इकोनॉमिक्स में हम कंजम्पशन का मतलब क्या लेते हैं, या जब भी हमारे सामने एग्रीगेट डिमांड
इज इक्वल टू सी प्लस आई और आगे जी एक्स लिखा हो, तो इसमें सी का मतलब हमारे लिए क्या होता है, या कंजम्पशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। Each household has income with which it can choose either to spend on goods and services immediately, that is consume या consumption, or to choose not to spend in the current period. देखिए अगर हम सालाना लेवल पे बात करें एनुअली, तो हर पर्सन की किसी भी कंट्री में वो रहता हो उसकी कोई ना कोई एनुअल इनकम है। वो 2 लाख रुपए सालाना कमाता है, 20 लाख कमाता है, या 1 करोड़ रुपए एनुअल इनकम है उसकी। तो अगर हमारे कंट्री का कोई भी पर्सन अपनी एनुअल इनकम में से फैसला करे कि मेरी 20 लाख फर्ज करें एनुअल इनकम है, इसमें से मैं 16 लाख तो स्पेंड कर दूंगा अपनी गुड्स एंड सर्विसेज नीड पूरी करने पे, 4 लाख रुपए मैं बचत कर लूंगा, अनस्पेंड अमाउंट अपने पास रखूंगा, सेव कर लूंगा। तो ये 2 वर्ड हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज इस साल की, ये एनुअल डिस्कशन हम कर रहे हैं, इस साल की इनकम का डिस्पोजेबल इनकम हिस्सा जो मैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड्स पूरी करने पे खर्च कर देता हूं, उस अमाउंट को इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन कहा जाता है। एंड द रिमेनिंग अनस्पेंट इनकम इज नोन एज सेविंग। और टोटल एनुअल इनकम में से जितना इनकम का पार्ट मैंने बचा लिया है, खर्च नहीं किया इस करंट पीरियड में, दैट इज कॉल्ड सेविंग। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर पे जस्ट बात करना चाहें तो इस साल की हमारी नेशनल इनकम 37,000 बिलियन है। ये टोटल इनकम ऑफ द कंट्री जो है 37,000 बिलियन। तो 37,000 बिलियन जो है, मैं जस्ट एग्जांपल कह रहा हूं, फर्ज करें इसमें से हमारी पब्लिक टोटल 30,000 बिलियन खर्च कर देती है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड्स पे, और 7,000 बिलियन जो है वो हमारी पब्लिक सेव कर लेती है। तो द अमाउंट ऑफ टोटल नेशनल इनकम, करंट ईयर की टोटल नेशनल इनकम में से जितनी अमाउंट खर्च की जा रही है दैट इज कॉल्ड सी, जितनी अमाउंट सेव की जा रही है दैट इज कॉल्ड सेविंग ऑफ द नेशनल इनकम। ओके, अगेन डेफिनेशन अगर आप प्रॉपर यूज करना चाहें, आपसे 2 नंबर की 1 नंबर की पूछ ली जाती है। टोटल स्पेंडिंग मेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर एट ए गिवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। करंट नेशनल इनकम पे, इस साल की नेशनल इनकम पे हमारे हाउस होल्ड्स ने टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड की है, कितना एक्सपेंडिचर किया है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। मैथमेटिकली इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ ए कंट्री इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। यानी टोटल नेशनल इनकम में से या तो मैं कंज्यूम कर रहा हूं या सेव कर रहा हूं। और इसको अगर आप मैथमेटिकली कहें तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या कंजम्पशन इज इक्वल टू y माइनस एम। y डिनोट्स नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से सेविंग निकाल दें तो बाकी कंजम्पशन बच जाएगी, या फिर फाइनली सेविंग आपने कैलकुलेट करनी हो तो y माइनस सी। यानी कि ये मैंने असल में तीनों इक्वेशंस इसलिए मेंशन कर दिए हैं कि वो एमसीक्यूज में एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता है। वो कहता है जी आवर नेशनल इनकम इज 30,000 बिलियन, हमारी नेशनल इनकम 30,000 बिलियन है, और कंट्री का कंजम्पशन लेवल जो है y इज इक्वल टू 30 और कंजम्पशन लेवल ऑफ द कंट्री इज 25,000। कंट्री का कंजम्पशन लेवल 25,000 बिलियन है, तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ सेविंग? सिंपली y में से c माइनस कर दें, या वो y और s की वैल्यू दे देता है और आपको कहता है जी c कैलकुलेट कर दें। तो ये एमसीक्यूज की सेंस में इनमें से कोई भी इक्वेशन जो है वो यूज हो सकती है। ओके, ये तो थी जस्ट 2 मार्क्स की डेफिनेशन। कंजम्पशन क्या है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन है 4 नंबर का, मैक्सिमम ये 5 नंबर का भी आ जाता है कभी कभार। 1 नंबर का लॉ की डेफिनेशन है और 4 उसकी इंप्लीकेशन या उसकी आप कह लें इफेक्ट्स हैं, या आप कह लें उसकी एक्सटेंशन है। तो ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर का भी है। केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, यानी केन्स के नजदीक ये जो अभी हमने बात की है, मसलन मैं आपसे कहूं पाकिस्तान का इस साल का कंजम्पशन लेवल है 30,000 बिलियन, तो केन्स के नजदीक ये 30,000 बिलियन जो है इससे मुतल्लक लोगों का साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, या आप कह लें कि ये अमाउंट 30,000 बिलियन क्यों है, इससे ज्यादा कम क्यों नहीं है, और अगर चेंज होगी तो उसके पीछे क्या फैक्टर होंगे। तो केन्स जो है वो इकोनॉमीज की या पब्लिक की साइकी एक्सप्लेन कर रहा है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ओके, मेन वर्डिंग लॉ की जो है वो 2 मार्क्स का, पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेस। जब लोगों का नेशनल इनकम लेवल बढ़ता है तो लोग कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। यानी अगर इस साल हमारी नेशनल इनकम जो है वो 37,000 बिलियन है और हम
एज ए पब्लिक उसमें से 30,000 बिलियन अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की नीड्स पे स्पेंड कर देते हैं, तो केन्स कहता है अगर अगले साल हमारी नेशनल इनकम 40,000 बिलियन पे चली जाए तो हमारी कंजम्पशन भी 30,000 बिलियन से इंक्रीज हो जाएगी। वो 30 से कितना इंक्रीज होगी ये कल के और परसों के क्वेश्चंस में, ग्राफ में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हम मेजर कर लेंगे कि नेशनल इनकम का बढ़ना कंजम्पशन को कितना बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल रिलेशनशिप के तौर पे केन सेज दैट कि अगर नेशनल इनकम का लेवल बढ़ेगा तो कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ेगा, बट नॉट बाई एज मच एज देयर इनकम इंक्रीज। लेकिन केन्स ये बात भी श्योरिटी के साथ कहता है लेकिन कंजम्पशन में इजाफा इनकम के इजाफे के बराबर नहीं होगा कभी भी। यानी कि अभी जैसे हमने एग्जांपल की, अगर हमारी नेशनल इनकम 37,000 बिलियन है तो हमने कहा कि लेट अज्यूम हम जो है वो 30,000 बिलियन कंज्यूम कर देते हैं, और केन्स कहता है कि जब नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन लेवल भी बढ़ेगा। यानी अगर नेशनल इनकम 37 से 40,000 पे चली गई तो हमारा कंजम्पशन लेवल भी बढ़ जाएगा, 30,000 से बढ़ेगा। लेकिन केन्स कहता है कि ये 30,000 से बढ़ के 33,000 पे नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। उसकी वजह वो ये कहता है, अभी हम डिटेल भी करेंगे, वो कहता है कि जितना इजाफा इनकम में हुआ है, देखिए इनकम में इजाफा है 3,000 बिलियन का, 37 से बढ़ के नेशनल इनकम 40,000 बिलियन हो गई है। केन्स कहता है कंजम्पशन में इजाफा इससे कम होगा, 30 से 31 हो जाए, 31,500 हो जाए, 32,000 हो जाए, 33,000 बिलियन कभी जो है वो कंजम्पशन लेवल नहीं जाएगा। या आप कह लें इनकम में इजाफा, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, अब इस वर्डिंग को जरा दोबारा समझें। पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेज, जब लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है, ये पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, एक पर्सन की बात नहीं है, नेशनल इनकम। जब किसी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ता है तो लोग अपना कंजम्पशन लेवल बढ़ा देते हैं, उस इकोनॉमी में कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, बट नॉट बाई एज मच एज देयर इनकम इंक्रीजेज। लेकिन कंजम्पशन में इजाफा या कंजम्पशन में इंक्रीज नेशनल इनकम के इंक्रीज के बराबर नहीं होगा। अब ये जो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, मेन साइकोलॉजिकल लॉ की स्टेटमेंट, इससे हम 3-4 रिजल्ट्स निकालते हैं। नंबर 1, इसको हम इंप्लीकेशन कहते हैं, और पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन एक दफा इंप्लीकेशन के नाम से ही आया हुआ है। व्हाट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ केन्स, केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ एक्सप्लेन कर दें, एंड व्हाट आर द इंप्लीकेशन, 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इंप्लीकेशंस में सबसे पहली चीज, consumption depends upon national income, when income increases consumption also increases, या vice versa। पहला रिजल्ट, कंजम्पशन ऑफ द कंट्री इनकम पे डिपेंड करती है। सादे लफ्जों में आप समझ लें, लोग कमाएंगे तो खर्च करेंगे, लोगों का इनकम लेवल गिरेगा तो कंजम्पशन भी गिर जाएगी, इनकम लेवल बढ़ेगा तो कंजम्पशन लेवल भी बढ़ेगा। ओके, पहली चीज तो ये हो गई कि कंजम्पशन डिपेंड करती है नेशनल इनकम पे। ओके, दूसरा पॉइंट जो इससे हम निकालते हैं, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन द इंक्रीज इन इनकम, लेकिन कंजम्पशन में इजाफा इनकम के इजाफे से हमेशा कम होगा। ओके, दिस इज बिकॉज as basic necessities are fulfilled, people began to save additional income, hence savings increase। और ऐसा क्यों होता है कि जब कंट्री का नेशनल इनकम लेवल बढ़ता है तो कंजम्पशन भी उतना ही क्यों नहीं बढ़ जाती। केन सेज दैट कि जब लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी होना शुरू हो जाए तो लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाना शुरू कर देते हैं, सेविंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब पूरे कंट्री का नेशनल इनकम लेवल बढ़ता है तो केन सेज दैट कि इकोनॉमी में शायद बहुत से लोग ऐसे हों जो अपनी सारी एडिशनल इनकम स्पेंड कर दें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सारी एडिशनल इनकम स्पेंड नहीं करते, अपना बहुत सा इनकम का हिस्सा सेव कर लेते हैं। तो जब हम पूरी इकोनॉमी का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें नजर आता है कि इनकम में इजाफा हुआ था 5,000 बिलियन, कंजम्पशन में इजाफा हुआ है 4,000 बिलियन, 3,000 बिलियन, 2,000, व्हाटएवर। तो नेशनल इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन नेशनल इनकम का इजाफा और कंजम्पशन का इजाफा बराबर नहीं होगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। केन्स के नजदीक एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग एडिशनल इनकम में से कितना खर्च करते हैं, मार्जिनल एडिशनल प्रोपेंसिटी, रुझान, लोगों का ट्रेंड क्या है, रुझान क्या है, टू कंज्यूम,
लोग अपनी एडिशनल इनकम में से कितना पैसा खर्च करने का रुझान रखते हैं। केन सेज दैट इसकी वैल्यू, ये क्योंकि परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू केन्स कहता है हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी, ना कभी 0 होगी ना कभी 1 होगी। ये नोट कर लें। अक्सर स्टूडेंट इसमें एक छोटी सी गलती करते हैं, वो गलती नोट कर लें। अक्सर स्टूडेंट ये लेस देन का साइन बनाते हुए जो है वो लेस देन भी और उसके साथ ये इक्वल का निशान भी नीचे ऐड कर जाते हैं गलती से। ये साइन कभी यूज नहीं करना, यानी ये जो इक्वालिटी का साइन साथ चल रहा है ये आपने यूज नहीं करना। सिर्फ आपने एमपीसी के साथ लेस देन का साइन यूज करना है ताकि क्लियरली पता हो लेस देन 1 यानी कभी भी 1 नहीं हो सकता, 1 से कम होगा। ग्रेटर देन 0 कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि केन्स के नजदीक ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हमारी नेशनल इनकम तो 37,000 बिलियन से 40 पे चली जाए लेकिन हमारी कंजम्पशन पहले भी 30,000 थी अब भी 30 है, ऐसा भी नहीं होगा। यानी केन सेज दैट ये दोनों बातें नामुमकिन है कि कंट्री का नेशनल इनकम लेवल बढ़े और कंट्री में कंजम्पशन लेवल उसी जगह पे रुका रहे, यानी एमपीसी 0। एमपीसी 0 होने का मतलब कि लोग एडिशनल इनकम में से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, जितना इनकम में इजाफा हुआ है सारी इनकम ही सेव कर लेते हैं। केन सेज दैट ऐसा भी नहीं होगा। और अगर नेशनल इनकम लेवल बढ़े, मसलन 5,000 बिलियन बढ़ गया और कंजम्पशन भी 5,000 बिलियन बढ़ जाएगी, केन सेज दैट ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर एमपीसी की वैल्यू 1 होनी थी। तो केन्स के अकॉर्डिंगली ये पॉइंट भी आपने एमपीसी का पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज की सेंस में माइंड में रखना है। मतलब वो क्वेश्चन बना देता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी अकॉर्डिंग टू केन्स, 0, 1, 0.5 कोई भी दे देता है, नन ऑफ दीज। तो ना 0 होगी ना 1 होगी, 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर हो सकता है। 0 और 1 के दरमियान क्या नंबर होंगे? 0.1 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.999 हो सकता है, यानी 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, ना 0 हो सकता है ना ही 1 हो सकता है। एंड फाइनली व्हाट इज नॉट स्पेंट इन कंजम्पशन इज सेव्ड, और जो इनकम का हिस्सा खर्च नहीं किया जाता उसे सेव कर लिया जाता है। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला? An increase in income will always lead to an increase in consumption and increase in saving. अब अगर देखें एडिशनल इनकम का जो सारी की सारी एडिशनल इनकम है, ना उसने पूरी की पूरी ने खर्च होना है ना पूरी की पूरी ने सेव होना है, तो इसका नतीजा हमेशा एक ही निकलेगा कि जब भी हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी तो इसकी वजह से हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज कर जाएगी और नेशनल इनकम के इंक्रीज करने की वजह से हमारी सेविंग भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि 37,000 बिलियन से जब नेशनल इनकम 40,000 बिलियन पे जाएगी तो वो जो एडिशनल 3,000 बिलियन है उसमें से कुछ अमाउंट स्पेंडिंग में जाएगी, कुछ सेविंग में जाएगी। तो जब कुछ स्पेंडिंग में जाएगी तो कंजम्पशन लेवल बढ़ गया कंट्री का, कुछ अमाउंट सेविंग में जाएगी तो कंट्री का सेविंग लेवल भी बढ़ गया। तो दीज आर दी 4 implications, या आप कह सकते हैं कि 4 फाइनल रिजल्ट्स ऑफ केनेजियन लॉ। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आमतौर पे आ जाता है। व्हाट इज केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन? केन्स के नजदीक किसी भी इकोनॉमी का जो ओवरऑल कंजम्पशन लेवल है वो साइकोलॉजिकली कैसे वर्क करता है, और इस साइकोलॉजिकल लॉ की जो है वो आप 4 इम्प्लीकेशंस लिख लें। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट जो है वो मंडे को डिस्कस करेंगे। जी अहमद, क्या क्वेश्चन है भाई? आपका माइक नहीं अनम्यूट हो रहा। जी बोलें। जी सर, केन्स की जो इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में सर हमने देखा कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। अब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है सर, एक तो सर आपने जो बताया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे, सही है। तो सर एक वो तरीका जो कि अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनाया था कि लोगों को एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए कंजप्शन को स्टिमुलेट किया था, उन्होंने लोगों को पैसे देना शुरू कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी ठीक है। अब देखें असल में है क्या सिचुएशन। असल में देखें सिचुएशन ये है कि आपने एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी है। केन सेज दैट कि जब भी इकोनॉमी का जीडीपी लेवल श्रिंक होने जा रहा हो, जितना ये लेवल स्वीयर होगा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आती जाएगी कि गवर्नमेंट एग्रीगेट को इंक्रीज करवाए किसी तरह से।
अब अगर इकोनॉमी इतने ज्यादा क्राइसिस में है कि लोग अपनी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्पेंड नहीं कर सकेंगे, तो फिर गवर्नमेंट ही अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी और दुनिया की बहुत सी गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल उसी अप्रोच पे ये काम किया, यानी नेशनल इनकम तेजी से गिरने का खतरा था कि 4 महीने प्रोडक्शन, फैक्ट्री, हर चीज बंद कर दी है, दिहाड़ीदार भी और लोगों का इनकम लेवल जो है वो हो सकता है 500 बिलियन नीचे चला जाए। गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेशन की कैलकुलेशन मेथड्स के जरिए कि हमारी एग्रीगेट डिमांड में मसलन 500 बिलियन की कमी आने का चांस है। गवर्नमेंट ने उसको टैकल कैसे किया? गवर्नमेंट ने 210 बिलियन का एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया कि हम पब्लिक को 15,000, 4,000, 20,000 रुपए कैश देंगे। टारगेट सेट हो गया जी, 210 बिलियन टोटल डिसबर्स करना है हमने, तो 210 बिलियन तो पब्लिक को दे दिया गया ताकि पब्लिक कंज्यूम करती रहे, एग्रीगेट डिमांड में कमी ना आए। फिर उसके साथ गवर्नमेंट ने पैरेलल अपने एक्सपेंडिचर्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने डैम्स, फलां चीज, अपनी तरफ से भी एक्सपेंडिचर कर रही है। प्लस उसके साथ गवर्नमेंट ने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इंकरेज करने के लिए क्या किया, स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसी अनाउंस करवा दी। आप देखें 16 मार्च को पाकिस्तान रेट था 13% और 2 हफ्ते के अंदर अंदर सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी अनाउंस की और इंटरेस्ट रेट ले आए 7% पे, यानी आधे पे कर दिया। देखिए इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कैपिटल की कॉस्ट है ना, कैपिटल आपने बोरो करना है उसकी कॉस्ट। तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्रिएट रखना चाहती है कि हमारे कंट्री का जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट करता रहे, या वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ना जाए कि मैं पब्लिक लोगों को नौकरियों से निकाल दूं, मेरा तो खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट डिमांड भी क्रिएट करवा रही है, दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग की सपोर्ट, यानी सी भी मेंटेन रहेगा, आई भी मेंटेन रहेगा, जी भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया। एक्स तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो तो पूरी दुनिया में बैन हो गया, एक्सपोर्ट कंट्रोल नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने ये सी, आई, जी तीनों को एक खास लेवल पे मेंटेन रखा सो दैट क्राइसिस ना आए। और उसी का इंपैक्ट आप देखें, ये आप अगर वर्ल्ड बैंक की या इसकी IMF की रिपोर्ट देखें तो सीवियरली इन 6 महीनों में पूरी दुनिया हिट हुई है GDP के लिहाज से, और जो लीस्ट 5 कंट्रीज नेगेटिवली लीस्ट इफेक्ट हुए हैं उनमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। यानी अगर ये पॉलिसीज ना यूज की जाती तो -10% इंपैक्ट आने के चांसेस थे। 37,000 बिलियन से हमारी नेशनल इनकम कम से कम 34,000 बिलियन पे आ जानी थी, लेकिन अब हम 37,000 बिलियन पे स्टक हो गए। इंक्रीज तो नहीं कर सके लेकिन हमने गिरने भी नहीं दिया। 0% इस साल के लिए एस्टिमेशन है, 0 से 1% तक। जी मतलब सब चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे। जी 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 बिल्कुल। ओके अरसलान, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये जो मतलब नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज होती है सर, मतलब उसमें से जो लोग हैं वो कुछ तो कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ सेविंग कर लेते हैं सर। ये वैसे देखा जाए तो मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सर ये सेविंग भी तो मतलब कंजम्पशन में आ ही जाती है। नहीं, ये कंजम्पशन में नहीं जाएगी। ये जब हम कंजम्पशन का टॉपिक पूरा कर लेंगे तो हम सेविंग को चैनलाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। वो सेविंग का पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो सर वो इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब वो यूज तो फिर हो ही जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो देखें ना, वो एग्रीगेट डिमांड का दूसरा कंपोनेंट है। हम उसको सी नहीं कहेंगे, डिमांड तो उसने भी क्रिएट करनी है, लेकिन हम उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, आज के लिए अल्लाह हाफिज। जी उसामा, लास्ट क्वेश्चन भाई बस। सर आज का लेक्चर अपलोड करवा दें, वो लाइट चली गई थी जिसकी वजह से 45 मिनट वेस्ट हो गए हैं, प्लीज आप कर लीजिएगा, मैं कहीं उनको कह दूँ। ओके ओके, अल्लाह।